हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं दामोदर परियार आप सभी का कैनन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज फ्रेंड्स अपन क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि गणित का पेपर अभी बाकी है बोर्ड का, और ये चैप्टर थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए ये चैप्टर शुरू किया है। तो आज अपन ये शुरू करेंगे ये चैप्टर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और बच्चों के लिए बहुत ही लाभफुल रहेगा। इसके अलावा जो लोग एसएससी वगैरह की हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये देखना चाहिए, ताकि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का ये वीडियो। तो एक बात मैं कह दूं, जैसे हमारी टेक्निकल टीम कहती है कि आप जब भी वीडियो देखते हो तो चैनल लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हालांकि ये सब कुछ कहने की मेरी आदत नहीं है, फिर भी जैसे हमारी टेक्निकल टीम कहती है वैसे हमें करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यानी समरूपता। समरूपता क्या होती है तो अपन डिस्कस करेंगे, और समरूपता में कौन कौन सी थ्योरम को अपन प्रूव यानी सिद्ध करना सीखेंगे। अपन बेसिक से शुरू करेंगे और इसको सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए देखो, समरूपता में अपन सबसे पहले थेल्स प्रमेय सिद्ध करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है थेल्स प्रमेय, इसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें कई बार बोर्ड से सीधा प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बोला जाता है, सीधा 6-7 नंबर का सवाल आता है। अगर इसका सवाल नहीं आता है तो अपने को इसके बारे में 2-3 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, उसमें आपको अपने को सॉल्यूशन करना होता है। उसके अलावा दूसरी थ्योरम अपन पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसको हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक प्रमेय से कई बार प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, तो अगली थ्योरम अपन पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस थ्योरम है, आप सब जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोधायन प्रमेय कहते हैं। इसके बारे में भी बोर्ड में 1-2 साल छोड़ के इसमें सवाल आते रहते हैं। कभी प्रमेय सिद्ध करने के लिए पूछे जाते हैं, कभी इस पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आज अपन सिद्ध करना सीखेंगे बहुत ही आराम से। और अगली थ्योरम अपन पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जो लोग तैयारी करें उनको पता है। तो ये समरूपता का ये चैप्टर है, तो इसमें बेसिकली 4 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इससे बाहर कभी कोई सवाल नहीं जा सकता। जब भी बोर्ड का पेपर बनता है इन चारों थ्योरमों को मद्देनजर रख के बनता है। तो मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करना सिखाऊंगा। बेसिक से शुरू करेंगे अपन, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रमेय, जिसको कहते हैं थेल्स थ्योरम समरूपता का। उससे पहले अपन बेसिक जान लेते हैं। बेसिक क्या होता है? समरूपता का बेसिक मतलब, समरूपता को थ्योरम पढ़ने से पहले अपने को जानना पड़ेगा कि समरूपता होती क्या है। आप तो सब जानते हैं, जैसे ताजमहल है, ताजमहल यानी आगरा में, अगर उस ताजमहल का छोटा सा खिलौना घर पर ले आए तो वो उसका कैसा रूप हो गया? समरूप। जैसे अमिताभ बच्चन को आप रियल देखते हो, एक आप अगर घर पर देखते, टीवी पर देखते हो घर पे, तो वो उसका रूप कैसा हो गया? समरूप। उसी प्रकार त्रिभुजों में क्या है कि एक बड़ा त्रिभुज होगा और एक त्रिभुज क्या होगा? छोटा होगा। तो उसी प्रकार जैसे ये देखो, ये त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज है। ये देखो, मान लो ये त्रिभुज है, एबीसी है, मान लो एबीसी ये त्रिभुज है, ये एबीसी, इसको डी एफ कोई भी नाम दे दो। त्रिभुज बड़ा है छोटा दिख रहा है? समरूप। समझ में आ रहा है ये छोटा बड़ा? तो जब भी त्रिभुज समरूप होगा तो इसका मतलब, समरूप होने का मतलब ये कोण बराबर क्या होगा? ये कोण होगा। समझ गए? मान लो ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा? अल्फा होगा। अगर मान लो ये कोण बीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा? बीटा हो जाएगा। अगर मान लो ये कोण गामा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? गामा। तो समरूपता की अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले समरूपता में क्या होते हैं? कोण बराबर होती है। अगर उनके कोण बराबर हो गए तो उनकी भुजाएं भी बराबर हो गई। तो समरूपता की पहली प्रॉपर्टी आप देखो, समरूपता की पहली प्रॉपर्टी होती है डबल ए। डबल ए जानते हो? इसको कहते हैं एंगल मतलब कोण। यानी दो कोण अगर समान हो गए समरूपता में, अगर दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। मान लो अल्फा बराबर अल्फा है, बीटा बराबर अल्फा, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, और ये कोण और ये कोण अगर बराबर हो गए तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप। यानी दो कोण बराबर होते ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब तीनों साइड ले लो, ये साइड, इसको हिंदी में कहते हैं भुजा। अगर तीनों भुजाएं बराबर है, मान लो ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, और ये भुजा बराबर ये भुजा हो गई, तो भी ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़े।
तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं समरूपता की। ये देखो तीसरी, अगर तीनों कोण बराबर है, एंगल, एंगल और एंगल, अगर ये तीनों कोण बराबर होंगे तीनों त्रिभुजों के, तो भी ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो समरूपता की तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो पहला है कि दोनों एंगल बराबर होते त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगर तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो भी त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अपन थेल्स थ्योरम पढ़ने से पहले इसको बेसिक जानना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने ये बताया आपको। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर त्रिभुज समरूप हो गए, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, जैसे कि मैंने कहा समरूप हो गए, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनकी भुजाओं का अनुपात, भुजा जैसे मान लो इसकी ए बी है, भुजाओं का ए बी और इसकी कितनी है, डी। तो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे बी सी है अपॉन ई एफ है, ए सी है अपॉन डी एफ है। तो ये चीज याद रह जाएगी कि जब भी त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अपन जैसे थ्योरम सिद्ध करेंगे तो उसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं बताऊंगा डबल ए प्रॉपर्टी से समरूप हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा डबल ए मतलब दोनों कोण क्या है, बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। थ्योरम प्रूव करें? तो चलिए पहले अपन थ्योरम प्रूव करते हैं थेल्स प्रमेय। आप सब जानते हैं थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा हो, जिसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय को क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। अब देखो थेल्स थ्योरम एक बार पढ़ लो। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, मैं पढ़ लेता हूँ हिंदी में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समझ में आ गया? तो मान लो कोई त्रिभुज है एबीसी, इसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये चीज अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इसको थेल्स थ्योरम को एक और नाम भी लिख दो, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी लिख दो। इसका नाम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ये अगर ऐसा नाम भी कभी आ जाए आपको तो आपको ध्यान रखना कि ये थ्योरम क्या है, ये थेल्स थ्योरम है। तो ये अपन सिद्ध कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखो मान लो ये कोई त्रिभुज है, इसको मान लो एबीसी कोई त्रिभुज है ये, ठीक है। ये एबीसी कोई त्रिभुज ले लिया जैसे जिसने कहा था। इसकी एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा मतलब बीसी को एक भुजा मान लो, इसके समांतर रेखा कौन सी खींची, डी। डी खींच ली, जो शेष भुजाओं को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है जैसे सवाल कह रहा है, तो वो समान अनुपात में विभाजित होती है। समान अनुपात का मतलब समझ गए? समान अनुपात का क्या मतलब हुआ? समान अनुपात का मतलब जैसे ये BC पैरेलल अगर D है तो ये अपने को सिद्ध करना है कि ये समान अनुपात का मतलब ये AD अपॉन DB किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC। ये अपने को सिद्ध करना है, राइट। तो सबसे पहले अपन सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप बताओ? सबसे पहले लाइन लिखते, पहले 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, उसके बाद अपने को क्या सिद्ध करना है, आपने पढ़ रखा होगा वैसे तो, और जो नए बच्चे हैं उनको पता है। उसके बाद तीसरी लाइन आती है रचना क्या करें, कंस्ट्रक्शन क्या करें, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्रूफ, यानी जिसको उपपत्ति कहते हैं। समझ गए? तो पहला पॉइंट क्या है, गिवन मानी दिया गया। तो मैं लिख दूं गिवन, समझ में आ जाओगे। हिंदी वाले बच्चे हैं तो इसमें लिख देना दिया गया है। गिवन क्या है, एबीसी क्या है, ए क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये लिख दो। जिसमें बताओ, जिसमें क्या दे रखा है और बताओ, इस त्रिभुज में क्या दे रखा है, इसमें डी पैरेलल क्या है, बीसी, डी बीसी के समांतर ये दे रखा है अपने को कि ये एक भुजा के समांतर रेखा है। जैसे त्रिभुज एबीसी माना तो बीसी के समांतर कौन सी है, डी। याद है, समझ में आ गया? तो अगला पार्ट क्या मैंने बताया था, अगला पार्ट क्या होता है, टू प्रूव, यानी सिद्ध क्या करना है, जिसको हिंदी में कहते हैं सिद्ध करना है। लिख लोगे सिद्ध करना है कि ये भी लिख के बताऊं? इतना तो आप समझते होंगे, आप सब इंटेलिजेंट हो, सब होशियार बच्चे हो। तो टू प्रूव क्या लिखेंगे कि AD अपॉन DB, जैसे मैंने पहले लिखा ना साइड में कि AD अपॉन DB बराबर किसके हैं, AE
अपॉन EC के। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो तीसरा पॉइंट, इसको सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ रचनाएं करनी पड़ती है। तो अपन देखते हैं कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं रचना। रचना मतलब अपने मन से कुछ लाइनें खींचेंगे। अब देखो रचनाएं करने के लिए त्रिभुजों को देखो अनुपात लेने के लिए सबसे जरूरी है उसका क्षेत्रफल लेना। और क्षेत्रफल त्रिभुज का लेने के लिए आपको बच्चों पता होगा कि उसका सबसे पहले क्या करते हैं, लंब डालते हैं। जब लंब डालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अपन रचना इस प्रकार से करेंगे कि त्रिभुज पर लंब डाल दिया जाए और उसके बाद उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दे। मैं आपको समझाऊंगा, उससे आपको समझ में आ गया। अब देखो रचना को देखते हैं। अब रचना में देखो लंब डालने के डी को सी से मिला दो एक बार। ये देखो मैं डी को सी से और बी को ई से मिला दो। अब इस पर लंब डाल देते, देखो डी को सी से मिला दिया मैंने और बी को ई से मिला दिया। अब डी से ए पर एक लंब डाला, तो इसको नाम दे देते हैं, ये ई दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं एफ दे देते हैं। तो ये इस पर क्या है, लंब है। लंब का चिन्ह ये होता, आपको समझ में पता है लंब क्या होता है। तो ये चीज क्लियर है। तो अब रचना में क्या करो, बी तथा डी सी को मिलाया, या फिर ऐसे लिख दो बी को ई से, बी को किससे मिलाया, ई से, तथा डी को किससे मिलाया, डी को सी से मिलाया। अब और क्या चीज है बताओ, एक और चीज है, डी लंब डाला, किस पर लंब डाला, अपने डी परपेंडिकुलर डाला, किस पर लंब डाला बताओ, ये परपेंडिकुलर डाला AC पर, ये AC पर लंब डाल दिया। एक और परपेंडिकुलर डाला, ई परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया EF, ये लंब डाल दिया AB पे लंब डाल दिया। समझ में आ गए। तो ये लंब क्यों डाला, आगे अपन प्रूफ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा इस तरह की चीज की जरूरत क्यों पड़ी अपने क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक अगर आपका बोर्ड में सीधा सवाल आ जाता है ये ऐसे है, तो अगर आप इतना कर पाते हो तो आधे नंबर एग्जामिनर आपको देते। अगर 7 नंबर का आता तो 3 साढ़े 3 नंबर आपको दे देते। शेष बचे 3 साढ़े 3 नंबर, वो है मेन पार्ट, उसको कहते हैं प्रूफ। तो चौथा पार्ट अपन करते हैं, ये चौथा पार्ट ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रूफ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपपत्ति। वो उपपत्ति वाला वो पति नहीं जो महिलाओं के बहुत सारे पति होते हैं, आप समझ रहे हो ये पति वाला उपपत्ति। उपपत्ति मतलब इसके उत्पत्ति कैसे हुई, उससे बना हुआ उपपत्ति, समझ गए। तो आप कहीं सोचने नहीं लग जाओ कि भाई ये उपपत्ति महिलाओं के बहुत सारे बच्चे गणित में कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब उपपत्ति में सबसे पहले क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज लेके उसका क्या कर दो, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखो पहले त्रिभुज ले लो, पहला त्रिभुज ले लूँ मैं, AD, ये पहले लिया AD और E, ADE, वो एक और त्रिभुज ले लेंगे BDE में। अब दोनों त्रिभुज ले लेंगे। अब देखो त्रिभुज ADE में, ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ बच्चों। अब देखो त्रिभुज ADE का एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा। वैसे आप सब होशियार हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। आपको पता है सबको। तो अब ले लो, ये ले लो 1/2। अब इस त्रिभुज की ADE की बात करें, ADE की बात करें, देखो AD और E की बात, इसका आधार क्या ले लें, A से D तक ले लें, और इसका ऊंचाई क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो लंब अपन ने डाल देता रचना से EF। अब समझ में आया रचना क्यों की, ये EF इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो ये क्या हो गया, इंटू AD इंटू EF, इसको समीकरण दे दो 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है गाइस। चलो अब देखो त्रिभुज दूसरा ले लो, BDE का क्षेत्रफल निकाल दो, या निकाल लो मैं। अब देखो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 1/2,
आधार इंटू ऊंचाई लिखने की जरूरत थोड़ी है, पहले लिख दिया। अब इसका आधार देखो, बी डी कौन सा त्रिभुज है बताओ। ये देखो, ये हो गया बी, यहाँ से यहाँ डी, और ये यहाँ से यहाँ, समझ गए। तो ये त्रिभुज, इसकी बात कर रहे हैं अपन, बी डी का। ये जो त्रिभुज दिख रहा है डॉट डॉट वाला, इसकी बात करें। तो इसका आधार तो ये ले लो, क्या ले ले, बी डी ले लो या डी बी ले लो। तो इसका आधार हो गया डी बी। अब ऊंचाई क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो ये और ये आपस में बराबर है, तो इसको या तो यहाँ से यहाँ तक लिख दो, या पूरा सीधा ही क्या लिख दो, ई एफ। तो अपन ने क्या लिख दिया, सीधा ही ई एफ। समझ में आ गया आपको। इसको समीकरण दे दो 2। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो चले आगे बढ़े। चलो अब देखो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, ठीक है। अब देखो, अब देखना, समीकरण 1 में भाग किसका दे दें, समीकरण 2 का भाग दे दें। समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। अब समीकरण 1 क्या था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल था समीकरण 1, भाग नहीं था। और ए डी का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ था, यही था कि नहीं था, बोलो। अरे हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब देखो समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या थी, 1 में 2 का भाग दे दो, यहाँ से ये ले लो। समीकरण 2 क्या था, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। बी डी ई का क्षेत्रफल क्या था बताओ आप, ये देखो 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ, ये था। अब देखो इसको काट दो, 1/2 से 1/2 कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया, तो अपने क्या बच गया बताओ आप। तो अपने ये बच गया बराबर, ये हो गया ए डी अपॉन डी बी। इसको समीकरण दे दो ए। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आई। इज दैट क्लियर गाइज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से वही लेते हैं त्रिभुज। इस बार एक बार तो ये लाइन ले ली थी अपन ने पहले। अब इस बार त्रिभुज में ये बेस बना के अपन आधार और ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक बार त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, और उसके बाद त्रिभुज ये लेके फिर से अपन भाग, जैसे ये प्रोसेस किया वैसे कि वैसे इस बेस पर ये प्रोसेस को अपन फॉलो करेंगे। तो अब देखो, अब फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल देखो। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है देखो, 1/2 इंटू, इस त्रिभुज की बात करें, इस बार इस आधार की बात करें तो आधार क्या होगा ए, और इसकी ऊंचाई ये लंब है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई डी जी। तो इसको लिख दूं सीधा, ए ई इंटू डी जी। यहाँ तक आपको क्लियर है। इसको समीकरण दे दो 3। और अब नीचे वाला त्रिभुज ले लो। नीचे वाला त्रिभुज कौन सा, पिछली बार जैसे डी बी का लिया वैसे डी सी यहाँ से लगा के ये त्रिभुज को काउंट कर लो, ये पूरा त्रिभुज बन रहा ना। तो बताओ ई सी डी ले लो। अब ले त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल याद कर दें, ई सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है ई सी है, और इसकी ऊंचाई ई सी आधार हो गया, और इसकी ऊंचाई जैसे पिछले बार था, ये इसकी ऊंचाई ये हो गई सीधी। तो ये किसके बराबर है, डी जी के बराबर है। तो इसको सीधा ले दूं डी जी, तो इसको सीधा ले लीजिए डी जी। अब देखो समीकरण 3 में 4 का भाग दे दो। समीकरण 3/4 करोगे तो समीकरण 3 भाग सीधा दे दूं या आपको लिख के बताऊं। समीकरण आप लिख लोगे कॉपी में, 3/4, समझ गए। अब देखो मैं सीधा भाग लेके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप कॉपी में एक लाइन और बढ़ा देता। अब देखो समीकरण 3 में 4 का भाग दे दो, मैं सीधा भाग दे दूँ यहाँ से यहाँ तक। अब देखो, अब देखो भाग दिया तो क्या बचा, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बी ए डी का ये क्षेत्रफल ई सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, ई सी डी का क्षेत्रफल।
क्या हो जाएगा बताओ, ये 1/2 से 1/2 कट गया, डीजी से डीजी कट गया, तो क्या बच गया, ए ई बच गया इधर अपॉन ई सी हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? इसको समीकरण क्या दे दी, बी दे दी। तो समझ गए, यहाँ से एक चीज क्लियर है। अब देखो ऊपर देखो समीकरण ए को ध्यान से देखो, ए डी का क्षेत्रफल, यहाँ भी क्या है ए डी का क्षेत्रफल, नीचे क्या बी डी का क्षेत्रफल और ई सी डी का क्षेत्रफल। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कौन सा, जैसे कोई एक ही आधार है और समांतर लाइन है, इसके बीच में अगर कोई त्रिभुज बनता है तो एक चीज़ आज हमेशा ध्यान रखना, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज बना और इस आधार पे जैसे आगे एक और कोई त्रिभुज बन गया, जैसे इस आधार से इस आधार को मानकर जैसे ये त्रिभुज बन गया, तो एक ही आधार और समांतर लाइनों के बीच अगर जो भी त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो ये लाइन लिख दो, चूंकि एक ही आधार व समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। ये समझ में आ गई? अतः आप देखो अब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, अतः त्रिभुज बी बी ई का क्षेत्रफल, ये डी बी ई का क्षेत्रफल ले लेते हैं, बराबर किसके होगा, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल। समझ गए? एक सेकंड, समझ गए? तो कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है, इनका आधार भी समान है, तो इसका मतलब जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बना यहाँ से यहाँ तक, इसका ये जो इस त्रिभुज का और जो ये त्रिभुज है दूसरा वाला त्रिभुज, तो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने इन आपस में क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर होगा। तो मुझे बताओ समीकरण 1 = 2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर तो दोनों ए बी है और नीचे ऊपर तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है ना, तो ये बराबर क्या हो जाएगी, 1 मिनट में थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ऊपर तो दोनों ए डी का क्षेत्रफल है ए और बी में, और नीचे बी डी ई का क्षेत्रफल और यहाँ ई सी डी का क्षेत्रफल है। अतः समीकरण क्या हो जाएगी, ए बराबर समीकरण बी। तो समीकरण ए डी का क्षेत्रफल यहाँ देखो, अतः ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, बराबर ए ई अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, ई सी। यहाँ तक क्लियर है आपको? समझ में आ गया फ्रेंड्स? एक बार देख लो आप, आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार मैं वापस रिवर्स करता हूँ, ये देखो। तो इसमें सबसे पहले क्या किया कि अपन ने देखो त्रिभुज का उत्पत्ति रचना वगैरह तो आपको समझ, उत्पत्ति में एक बार वापस तक पहले त्रिभुज देखो, ऊपर वाला त्रिभुज लिया ए डी का क्षेत्रफल और उसके बाद डी बी ई का क्षेत्रफल लिया, तो उसका आधार उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके आपस में भाग दिया, इसका क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई से ये किया। अब उसके बाद नीचे वाले त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल ज्ञात किया और देख लो आप इसका भाग कर दिया, ये समीकरण ए आ गई। उसके बाद इसको आधार मानना, अपन ए सी को आधार मान के इस तरफ किया, तो वापस त्रिभुज ए डी ई लिया जिसमें आधार क्या आया, ए ई आधार रहा और लंब क्या हो गया, डी जी हो गया। समझ में आ गई? उसके बाद नीचे वाला पार्ट डी ई सी लिया जिसमें आधार क्या होगा, ई सी, और लंब क्या इसके बराबर हो गया, डी जी के, डी जी से डी जी कट गया, तो इसका मतलब ए ई अपॉन ई सी आ गया। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, तो अपने को पता है समीकरण ए में देखो यहाँ भी ए डी है और समीकरण बी में यहाँ भी ए डी है, लेकिन नीचे का क्षेत्रफल बी डी है या ई सी डी है, तो अपने एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, समान होता है, अतः नीचे वालों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसलिए समीकरण ए बराबर समीकरण क्या हो जाएगी, समीकरण बी। तो ए ई बराबर ई सी, यही अपने को सिद्ध करना, हेंस प्रूव्ड हो गया, इतनी सिद्ध। यहाँ तक किसी को बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। इस पर थेल्स थ्योरम पर बेस एक सवाल कर देते हैं, फिर अपन अगला पर में पढ़ेंगे। तो सवाल कर लें, एक सवाल बढ़िया सा सवाल कर देते हैं थेल्स थ्योरम पर।
अब देखो ये दे रखा है डी समांतर बी सी, सवाल में पढ़ लेता हूँ। आकृति में डी समांतर बी सी है, ए डी बराबर 4 है, डी बी है 6, ए 5 है और ई सी अपने को पूछा है। तो निकाल लेंगे। जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप कीवर्ड कैसे पकड़ोगे बच्चों, क्योंकि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए अपॉन ए सी अपने को थेल्स थ्योरम का पता पड़ा। कैसे पता पड़ा, अपने को आकृति में दिया है डी समांतर क्या है बी सी, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है आपस में दोनों समांतर। ये देखते ही पता पड़ गई ये थ्योरम कौन सी लगेगी, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है। अतः अपन जानते हैं कि थेल्स थ्योरम से क्या मतलब क्या प्रूफ हो गया, थेल्स प्रमेय से अपन क्या जानते हैं। ऐसे लिखना है एग्जाम में जब भी सवाल आए 2 नंबर का, नहीं जानते तो भी क्या लिखना है कि हम जानते हैं, वी ऑल नो दैट बिकॉज वी ऑल आर इंटेलिजेंट गाइज। समझ गए। ऐसा जब भी सवाल है तो अपने को लिखना है। कुछ नहीं जानते हैं फिर भी क्या लिखना है, हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कि नहीं होता, बोलो। अब देखो तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, ये ए अपॉन ई सी हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब देखो ए डी कितना दे रखा है सवाल में, आप देखो ये देखो 4, ए डी 4 दे रखा है, डी बी कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ए कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और ई सी अपने को पूछा तो इसको क्या मान लो x। इसको सॉल्व कर दो। ए डी कितना है 4, ये कितना आ गया 6 बराबर ए कितना आ गया 5, ये कितना आ गया x। इसको वजह गुणा कर दो, सॉल्व कर दो तो 4 गुणा क्या आ गया x बराबर 5 इंटू 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 पंजे 30 बटे 4, 30 में 4 का भाग दिया कितना बचा 7.5 सेंटीमीटर। तो इस थेल्स प्रमेय पर आधारित कोई भी सवाल आपके जीवन में आ गया तो आप कर पाओगे। बोर्ड में ऐसा सवाल आता है, अगर थ्योरम आ गई तो सवाल आएगा अगले प्रमेय पे, नहीं तो अगर प्रमेय आ गया तो सवाल आएगा इस अगले प्रमेय पर आधारित। तो 2 नंबर का सवाल आता है और 6 नंबर का थ्योरम आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी गाइज? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आपको तो पता ही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता है, अपन पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इस थ्योरम को सिद्ध करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे एक उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो देखो बच्चों एक बार पढ़ लो, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, आंतरिक कोण मतलब त्रिभुज के अंदर का कोई एंगल को बाइसेक्ट करे, तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। अब निकाल लो। अब इसको जैसे जैसे लाइन कह रही वैसे कोई त्रिभुज बना देता है, उसके अंदर के कोण का क्या कर देता है समद्विभाजन। तो चलो देखो ये मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को मान लिया कोई ABC कोई त्रिभुज है। तो ABC कोई त्रिभुज है, उसकी एक आंतरिक कोण मान लो कोई को एंगल ए है, एंगल ए है, इसकी समद्विभाजक रेखा क्या है AD। AD इसको क्या करती है समान भागों में विभाजित करती है। क्या भागों में विभाजित करती है समान भागों। मान लो इसका कोण 1 है, ये 2 है, तो कोण 1 बराबर 2। इस लाइन का मतलब ये है कि यदि कोई त्रिभुज की आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो और सम्मुख भुजा को त्रिभुज को टच करे तो इनका जो अनुपात है वो आपस में क्या रहेगा बराबर। अनुपात का मतलब समझ गए अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने को सिद्ध करना ये है BD अपॉन DC ये किसके बराबर होगा AB अपॉन AC के बराबर होगा। ये अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। तो समझ गए। पिछले बार की तरह अपन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, पहला टॉपिक क्या लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या लेते हैं बताओ, दे क्या रखा है गिवन लेते हैं। क्या दे रखा है कि ABC एक क्या है, ABC क्या है एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है त्रिभुज, ABC क्या है एक त्रिभुज है, जिसमें बताओ क्या हो रहा है त्रिभुज में, क्या ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A की समद्विभाजक रेखा कौन सी है बताओ, समद्विभाजक रेखा
AD है। अब क्या है कि लैपटॉप पे लिखते हैं तो लिखने में ऊपर की लाइन खींचने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे बचपन में करते थे ना, जैसे एक शब्द पूरा लिख दिया, उसके बाद उसके ऊपर स्केल खींच के बराबर कर देते हैं। आपने सबने किया होगा, हमने भी किया था बचपन में, तो बचपन की यादें हैं। तो इसमें क्या, स्लाइड पे लिखने में थोड़ी सी ऊपर लाइन खींचने दिक्कत होती है। तो आप भी अब इस तरह से करते हो तो अब स्केल खींचना बंद कीजिए, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप बच्चे नहीं रहे हो। समझ गए? ठीक है, तो समझ गए। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसको काटता है। अब देखो अपने को क्या सिद्ध करना है बताओ। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यानी सिद्ध करना है। टू प्रूव क्या करना मैंने बताया था अभी आपको, BD अपॉन DC बराबर किसके होगा, AB अपॉन, ये अपने को सिद्ध करना। कर दोगे वैसे आप सब होशियार गाइज हो। इस तरह से करते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं अपन, रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में रचना कहते हैं। रचना में क्या कहो, अब देखो रचना करते हैं। रचना देखो यहाँ से यहाँ तक रचना कर देते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने ये प्रूफ वाला लिखा, ये थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। वैसे सिद्ध करना मैंने उधर लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अब रचना करते हैं। रचना में क्या, AB को आगे बढ़ाया, आप देख रहे हो AB को, मैंने डॉट डॉट में दिख रही है रचना की। AB को क्या बढ़ाया आगे, और आगे बढ़ाया और AD के पैरेलल लाइन खींची, AD के समांतर लाइन खींची C से होके, जो आपस में कहाँ पर मिलती है, मान लो बिंदु मिलती है E पर मिल गई। समझ गए? तो रचना में अपन क्या लिखेंगे, तो AB को आगे बढ़ाया तथा AD के पैरेलल रेखा खींची। देखो अब रचना में देखो AD, एक मिनट है, AD के समांतर क्या खींची, एक रेखा खींची। AD के समांतर क्या खींची, AD के समांतर रेखा खींची, रेखा खींची, और रेखा कहाँ तक खींची, जो BA को आगे बढ़ाने पर कहाँ पर मिलती है, E पर मिलती है। ये लिख लोगे आप, मैं समझा देता हूँ एक बार। अब देखो देखो इसको आगे बढ़ाया, आगे कहाँ तक बढ़ाया, इसके समांतर रेखा खींची, इसी से AD के समांतर रेखा खींची, जो आपस में E पर मिलती है। समझ गए क्यों खींची, मैं आपको बता दूंगा ये चीज़ें क्यों की। एक बार आप समझ लीजिए, इसका कोण मान लो, इसका एंगल कोई भी मान लो, 3 मान लो, ये 4 है। तो अब चौथा पार्ट अपन क्या करते हैं, उपपत्ति प्रूफ करो। वो उपपत्ति यानी प्रूफ करते हैं। इसका कैसे करेंगे बताओ। तो इसको उपपत्ति करने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूं, आपको सबसे पहले समझा दूं। जैसे कोई ये दो कोई समांतर रेखा है, समझ गए, मान लो ये कोई दो समांतर रेखा है। इस सवाल इसको करने से पहले एक कंसेप्ट ये के लिए, जैसे कोई समांतर रेखा को काट रही है, मतलब अपने को पता होना चाहिए कि संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण तो हमेशा गाइस ध्यान रखना, जेड बन रहा है ना, जैसे ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाए, जहाँ जेड बन रहा है वो कोण कैसा हो जाएगा, एकांतर कोण। संगत कोण कौन सा था, जैसे एक साइड का, इसमें जैसे इस साइड का कोण जैसे ये होगा, ये कोण प्लस इस साइड का कोण, ये भी आपस में क्या होगा, संगत कोण। और संगत कोण कौन सा होगा, जैसे ये नीचे वाला कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, संगत कोण। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, संगत कोण और एकांतर कोण का कंसेप्ट। आप वैसे तो आप सब होशियार हो, पता ही होगा एकांतर कोण क्या होता है, 9th में पढ़ा ही होगा, लेकिन ये आप मैं एक बार फिर से बता दूं। तो अब अपन इसमें उपपत्ति की बात करें तो अपन सबसे पहले देखते हैं, बताओ आप मुझे बताना, कोण एक बराबर कोण क्या होगा, कोण दो होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा, क्यों होगा बताओ, कोण एक बराबर कोण दो होगा, कौन बताएगा, बोलो। ये इसलिए होगा क्योंकि अपने को ये दे रखा है, सबसे पहले सवाल में दे रखा है कि कोण का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब सवाल में दे रखा है, मतलब प्रमेय में दे रखा है किसी एक कोण का, एक का समद्विभाजक है। मैंने पहले ही बता दिया कोण एक बराबर कोण दो है। तो ये सबसे पहले ये कैसे पता पड़ा, ये दिया गया है, गिवन है, दिया है। अब देखो अब देखो इस लाइन की बात करें अपन, इस लाइन की, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ अलग से कर दूँ, ये लाइन जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी बात करें, मैं
जिससे आपका क्या कंसेप्ट क्लियर है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये लाइन ये मान लो पॉइंट ए है, ये डी है, और ये सी है, और ये ई है। इसको अपन बड़ा ले लिया, यहाँ से एक लाइन खींचो, डॉट 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 खींच दी। अब देखो ये लाइन खींच रही है। अब देखो कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण ये कोण 2 था, ये बराबर किसका होगा, कोण 3 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा बताओ? अभी मैंने बताया था जहाँ जेड बन रहा है वहाँ पर क्या होता है, ये आपस में कोण कैसे हैं, एकांतर कोण। तो अतः अपन लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों 3 बराबर है? क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। समझ में आ गया? अब देखो ये एकांतर कोण है। अब देखो कोण 1 बराबर कोण 4 होगा। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर है। ये समांतर रेखा के एक तरफ कोण बन रखा, ये भी समांतर रेखा के एक तरफ। तो ये आपस में कैसे कोण हो गए बताओ? मैंने बताया था जब दो समांतर रेखाएं होती है, जैसे ये दो समांतर रेखा है, इसे एक तरफ कोण बनता है, तो ये कोण आपस में कैसे कोण हो गए? ये एक मान लो, ये कौन सा कोण है, 4। तो 1 और 4 आपस में कोण कैसे होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे आपको पता है? एक तरफ कोण बनता है तो कैसे कोण होता है, मैंने बताया था। जब भी एक तरफ कोण बनता है तो वो कैसे कोण है, संगत कोण। समझ गए? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, एकांतर कोण और संगत कोण। ये चीज आपकी क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब मुझे एक बात बताओ, कोण 1 बराबर कोण कितना है, 2, और 2 बराबर कोण कितना है, 3, और 1 बराबर 4 है, तो इसका मतलब ये 3 के भी बराबर होगा। इसका मतलब ये सब कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अतः कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4। ये बात समझ में आ गई? इसको समीकरण दे दो, एक समझ में आ गए। सारे कोण बराबर, देखो 1 बराबर कोण 2 और 2 बराबर 3, तो 1 3 के भी बराबर है, और 1 बराबर 4 है, तो मतलब 1 4 के बराबर है, और 1 2 के बराबर है। इसका मतलब ये सारे कोण कैसे है, बराबर। इसको ऐसे भी समझ, जैसे अपने बचपन में पढ़ा था ना, जैसे 9 10, जैसे ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो इसको अपन सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी। इस तरह से समझ सकते हैं। ये भी समझ में आ गए? आगे बढ़े तो चलो आगे देख। कोण 3 और कोण 4 बराबर है। अब देखो ये कोण क्या है, 3 नंबर कोण, और ये कोण है 4 नंबर। और आपको पता है जो कोण बराबर होते हैं उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। इस 3 के सामने की भुजा, 4 के सामने की भुजा कौन सी है, ए सी, ठीक है। और 3 के सामने की भुजा कौन सी है, ए। तो ए तथा ए सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समीकरण 1 से कोण 3 बराबर कोण 4 है। तो अगले पार्ट में लिख दे अपन। तो कोण 3 बराबर कोण 4 है, ये वैसे पीछे लिख दिया मैंने, कोण 3 बराबर कोण 4 है, समीकरण 1 लिखा था ना मैंने। तो अतः ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? इसको समीकरण दे दो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। अब देखो अपन ने पिछले थेल्स प्रमेय में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक बार फिर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लो कोई थेल्स प्रमेय पढ़ा था, ये ले लेते हैं इसके समांतर थेल्स प्रमेय। ये मान लो ये पॉइंट क्या है, बी है। अब देखो अपन ने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था, ये कोई लाइन ड्रॉ करता है, ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करता है, थेल्स प्रमेय में अपन ने पढ़ा था। ये तो मान लो बी है, इसको सी मान लो, इसको मान लो ई है, और ये एडी इसके समांतर है, तो बीच में कहीं मान लो ये एडी होगी, ये मान लिया डी है ये। तो ये एडी लाइन ईसी के क्या है, समांतर है। तो थेल्स प्रमेय अपन अभी पीछे क्या पढ़ा था, याद करो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अगर रेखा खींची जाए तो वो शेष भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपन लिख सकते हैं अब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से समझ में आया नहीं आया? इस पूरे डायग्राम को मैंने ऐसे शो कर दिया। और उसके बाद एडी किसके समांतर है, इसी की। तो त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर जब भी कोई रेखा आ जाए फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखना कि वो समान अनुपात में विभाजित करती है। अभी तो अपन थेल्स प्रमेय पढ़े, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, बीडी का अनुपात किसके बराबर होगा, बीडी अनुपात डी सी, अभी थेल्स प्रमेय से पढ़ा, और बी ए अनुपात ए ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब देखो, अब समीकरण 2 से अपने को क्या पता है, ए बराबर ए सी है। समीकरण 2 से तो अपने को पता है ए बराबर किसके, ए सी। तो अपन लिख सकते हैं ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ये अभी समीकरण 2 से अपन पढ़ा था।
समीकरण 2 से। तो अतः अपन लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी सी बराबर बी ए को ए बी लिखो या बी ए लिखो ए बी अनुपात ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं ए सी। तो यही तो अपने को सिद्ध करना है। तो ये अपना हो गया सिद्धांत। तो इस तरह से अपन इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये कौण समद्विभाजक प्रमेय एक बार समझ वापस बता देता हूँ कि चारों कोणों को अपन ने बराबर कर दिया। तो कोण 3 बराबर 4, उसके आमने सामने की भुजाएं 3 बराबर 4 हो गए, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। अगर भुजाएं बराबर होगी तो उसके बाद अपन ने आगे लेकर थेल्स प्रमेय लगा दिया। थेल्स प्रमेय में क्या किया अपन ने, भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, जिससे कौन बी डी अपॉन डी सी और ए बी अपॉन ए सी। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना, परीक्षा में आएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़े? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर एक आध सवाल लेते हैं जिसका आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अपन एक सवाल करते हैं इस पर। ये देखो, ये सवाल पढ़ लीजिए, किसी किताब का ही है। देखो, आकृति में एडी कोण ए का समद्विभाजक है। कोण ए का समद्विभाजक, मैं कोण ए को बता देता हूँ। ये कोण ए है, समद्विभाजक मतलब इसको बराबर भागों में बांट। अभी मैंने बताया था ए बी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। बी डी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। डी सी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और ए सी अपने को पूछा है तो इसको x मान लो। तो जब भी कोण समद्विभाजक आ जाए तो अपने को पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से या कोण समद्विभाजक प्रमेय से अपन क्या जानते हैं बताओ? अभी मैंने पढ़ाया था कोण समद्विभाजक, रिजल्ट अपने को पता है कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ऐसे लिखना है एग्जाम में, जब भी सवाल आ जाए तो कोण समद्विभाजक, नहीं आ जाए तो भी लिखना है क्या हम जानते हैं कि। वैसे आप सब जानते हो, सब होशियार बच्चे हैं। अब देखो, कोण समद्विभाजक प्रमेय से अपन मैंने क्या बताया था, बी डी अपॉन, जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है ए समद्विभाजक करता है, बी डी अपॉन डी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी के बराबर हो जाएगा। अब मान रख दो, बी डी का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। डी सी का मान कितना दे रखा है, बी डी अपॉन डी सी दोनों का, बी डी का 6 नहीं दे रखा है, बी डी का 8 दे रखा, सॉरी। तो बी डी का लिख दो, ये 8 हो गया। और डी सी का कितना होगा, 6। ए बी का कितना दे रखा है, 6। और इसका x, इसको वज्र गुणा कर दो तो ये हो गया 8x इंटू 6 इंटू 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, 36 बटे, हाँ, तो 8 चौक 32, 4.5 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर आ गया। समझ में आ गया ये? तो ये बहुत ही अच्छा प्रमेय, इस पर सवाल भी आ सकता है। इसकी थ्योरम डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं कि भाई कैसे प्रूव करता है कोण समद्विभाजक प्रमेय को। आगे बढ़े तो अगला प्रमेय लेते हैं। तीसरा प्रमेय मैंने बताया था बहुत ही फेमस प्रमेय है, जिसको सब जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये हर बार आता है और इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। सबको पता है, जिसने 10वीं तक जो बच्चा आया हो सबने पढ़ा, लेकिन इसका प्रूफ किसी को नहीं पता है। तो आज अपन इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि वास्तव में पाइथागोरस प्रमेय आया कैसे है। ठीक है, जो आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जैसे दे रखा है कोई समकोण त्रिभुज ले लो। तो मान लो ये कोई एबीसी अपन क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये त्रिभुज ले लिया, इसका नाम दे देते हैं एबीसी, कोई त्रिभुज ले लिया। ये देखो एबीसी नाम दे दिया। तो अपने को क्या दिया, दे रखा है इसमें क्या, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो अपने को मान लो गिवन, सबसे पहला अपन सिद्ध करने के लिए क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, क्या दे रखा है। तो देखो एबीसी एक क्या है, एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें ए कौन समकोण है। तो मान लो कौन सा समकोण है, बी को 90 डिग्री बना देते हैं। समझ में आ गए, जिसमें एंगल बी बराबर, जिसमें कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री दे रखा है। अब देखो दूसरा पार्ट अपन क्या करते थे बताओ, क्या सिद्ध करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सबको आती है, सिद्ध क्या करना है, आपसे छिपा हुआ नहीं है, सिद्ध करना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ एसी, कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सबको पता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आज अपन इसको सिद्ध करके रहेंगे, हमेशा आप पढ़ते आए हो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, रटते आए हो बचपन से। आज अपन इसको सिद्ध करके रहेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो तीसरा पार्ट अपन क्या, देखो कंस्ट्रक्शन करते, रचना करते, मैंने बताया था। अब देखो इसमें भी रचना करके, पिछले पार्ट में की थी जैसे, क्या करेंगे, रचना करेंगे, लंब डालेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो इस पर लंब डाल दो, BD से एक लंब डाल दिया AC पर। तो रचना में क्या ले लेंगे, ये BD लंब है किस पर, AC पर लंब है।
समझ में आ गया गाइस? अब देखो चौथा पार्ट। अब बताओ आप क्या करते हैं प्रूफ में? क्या करते हैं? उपपत्ति लेते हैं, ये उपपत्ति ले लें। देखो उपपत्ति में सबसे पहले क्या करें? उपपत्ति में देखो आपको पता है सबसे पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं अलग अलग, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। त्रिभुज ले लो, ये बीसी दोनों त्रिभुजों को समरूप बना देते हैं, फिर उनका क्या लेते हैं? भुजाओं का अनुपात। यही अपने समरूपता में बड़ा था। तो त्रिभुज सबसे पहले कौन सा लेते हैं? मान लो त्रिभुज ए डी बी ले लेते हैं, और एक वो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। अलग से मैं डायग्राम बना देता हूँ ए बी सी। ये देखो ये त्रिभुज ले लो, इसका नाम दे दो ए ई डी ए बी, ठीक है। अब देखो इस दोनों त्रिभुज में देखो, ये इस पर क्या डाला आपने? लंब डाला, तो ये क्या है? 90 डिग्री, समझ गए। और एक दूसरा वाला त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं ये बी ए सी। अब देखो अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या समान है बताओ? अब त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी की बात करें तो कोण ए दोनों में क्या है? समान है। बताओ कोण ए दोनों में बराबर क्या होगा? क्योंकि ये कोण कैसा है? उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कोण है, तो ये कोण ए कैसा होगा? उभयनिष्ठ कोण। तो इसलिए ये कोण क्या हो जाएगा? क्योंकि इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो भी ये कोण बराबर, बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण एक ही है, तो ये कोण बराबर है। अब दूसरा देखो क्या बराबर है? अब देखो एंगल ए डी बी बराबर कोण ए बी सी। ये कोण भी बराबर होंगे। बताओ क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक क्या है दोनों? बताओ कितना डिग्री का है? ये तो रचना से 90 डिग्री किया था और ये पहले से 90 गिवन था, तो प्रत्येक क्या हो गया? 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ फ्रेंड, किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए तो समरूपता, अभी शुरू करने से पहले मैंने क्या बताया कि जब भी दो कोण बराबर हो जाएंगे तो अपने को क्या मानना? ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। यहाँ तक किसी को डाउट? तो ये अब देखो दो कोण बराबर हो गए तो देखो ये एंगल लग जाएगा, एंगल समरूपता से क्या लग जाएगा? समरूपता से ये त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके त्रिभुज? बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी। समझ में आ गया? ये अगर त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स, समरूप त्रिभुज होते ही मैंने समरूपता शुरू होने से पहले क्या बताया था? अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या रहेगा? भुजाओं का अनुपात कैसा रहेगा बताओ आप? भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। तो भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। अब देखो त्रिभुज ए डी बी में भुजाओं पहले ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। बेस मतलब आधार। आप तो सबसे पहले आपको पता ही है आधार ले लेते हैं ए डी, और अब इसका कर्ण ले लेते हैं ए बी। बेस से शुरू करना। देखो यहाँ देखो सबको पता है, देखो आपको भी पता है, बेबी को भी क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो बेस से शुरू करना है आपको। तो बेस क्या सबसे पहले लिया? ए डी, और उसके बाद इसका हाइपोटेनस मतलब कर्ण ले लिया ए। अब इसी प्रकार इसको बात करें, ये त्रिभुज में ये कोण कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? बताओ मुझे। तो 90 डिग्री है तो इसका बेस कौन सा लेंगे? आपको यहाँ इन बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं बताता हूँ। तो इसका बेस कैसे सेलेक्ट करेंगे मैं बताता हूँ। अब है ना, ए तो सेम है, ये कोण यहाँ है तो ये दोनों कोण बराबर ये सेम है, समझ गए। अब है ना, अब सी को घुमा दो, सी को घुमा के ऊपर ले लो, तो एक तो सेम होगा। अब सी को घुमा दो। अब देखो त्रिभुज बनाओ। अब मैं सी को घुमा देता हूँ। देखो ये देखो ये हो गया ए, तो बी 90 यहाँ आ गया, और सी का देखो यहाँ से लापा घुमा दिया। वैसे लापा समझते होंगे, मारवाड़ी में आप सबको पता है जो पढ़ाई कर रहे हैं। लापा क्या होता है? लापा होती है थप्पड़, जो माँ बाप बच्चों को मारते हैं। मेरे को भी मारा, आपको भी मारा होगा बचपन में माँ बाप ने। तो यहाँ से लापा घुमा दिया अपन, लापा समझ गए। तो ये देखो लापा घुमा दिया, तो ये क्या बन गया? ये सी यहाँ आ गया, ये ए है, ये कौन यहाँ आ गया। अब देखो ए डी अपॉन ए बी। अब इसका आधार क्या आ गया? ए बी। तो वापस से यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन इसका कर्ण क्या है? ए सी आ गया, इसका कर्ण आ गया ए सी। अब देखो इसको वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दे। वज्र गुणा करेंगे एक समीकरण बन जाएगी, ए डी समीकरण ए डी इंटू ए सी बराबर क्या हो जाएगी? ए बी इंटू ए बी।
तो यहाँ मतलब ए बी का स्क्वायर आएगा, 2 बार ए बी आ गया ना, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी। तो इसको समीकरण दे देते हैं 2। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ नहीं, पहले छोटा वाला त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज आपको पता है, फिर पूरा क्या लिया, बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, उसके बाद त्रिभुजों में समरूपता लेके आ गए। समरूपता समझ गए आप? तो समीकरण 1 आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या करेंगे, इधर वाला त्रिभुज लेंगे और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया? समीकरण 1 ले ली, और अब अपन समीकरण नंबर लेंगे 2। अब देखो ये ले लेते हैं, ये त्रिभुज यही था। अब देखो, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, उसी प्रकार देखो जैसे पहले किया था वैसे उसी प्रकार। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखो बी सी डी, त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी डी व त्रिभुज, आपको बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी सी। पहले लिया वैसे ही, पहले ये वाला लिया था, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला, और पूरा उसके बाद पूरा वाला। अब देखो त्रिभुज बी सी डी दोनों में क्या कर दो, समरूपता बता देंगे आप। समरूपता कैसे बताएंगे बताओ? अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे ये दोनों त्रिभुज बना दिए मैंने, यहाँ मान लो ये है सी, ये आ गया सी, ये लंब डाला हुआ था पहले, यहाँ आ गया डी, और यहाँ आ गया बी। आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा हो गया, ए बी और सी। ये कौन कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब देखो त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज बात करें, तो बी सी डी में दोनों में क्या कॉमन है, कौन, देखो ये कौन इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अगर इसकी बात करें अपन, कौन सी बराबर कौन, अलग अलग देख के भी आपको अच्छे समझ, तो कौन सी बराबर, पहले जैसे कौन ए बराबर कौन ए क्या था, वैसे यहाँ पर कौन सी बराबर कौन क्या हो जाएगा, सी बराबर क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये कौन कैसा है, उभयनिष्ठ कौन है। समझ में आ गया, ये कौन कैसा है, उभयनिष्ठ कौन। अब मुझे बात बताओ, बी डी सी, अब एक कौन ले लो, बी डी सी बराबर कौन क्या हो जाएगा, सी बी बराबर कौन, सी ए बी सी लिख दो, कौन ए बी सी। क्यों, क्योंकि ये पता है दोनों कैसे, पिछले बार भी अपने सिद्ध किया था 90 डिग्री, तो ये प्रत्येक क्या हो गया, 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। पिछली बार की तरह क्या, कोई नहीं, जैसे पिछले बार किया वैसे। अब देखो दो कौन बराबर हो गए, तो फिर से वही पुरानी वाली प्रॉपर्टी लग गई, क्या लग गई, डबल ले हो, मतलब कौन कौन समरूपता से, क्या प्रॉपर्टी लग गई, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। तो अब त्रिभुज क्या हो गया, बी सी डी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये आपको क्लियर है? अब देखो त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी। अब भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे, अब देखो ये मैंने अलग अलग बनाया। अब देखो इसमें सी तो यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर भी, इसको तो घुमाना है नहीं। बी को नीचे ले आओ और ए का लापा घुमा दो, पिछले बार लापा घुमाया था मैंने, तो बी को नीचे ले आओ और ए का लापा घुमा दे। तो अब त्रिभुज कैसे बन जाएगा, मान लो अब इस त्रिभुज का लापा घुमाएंगे, थोड़ा सा इस त्रिभुज को रोटेट करेंगे, ऐसे बन जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो बी यहाँ आ गया नीचे, सी तो ये था ही, सी तो अपनी जगह है, बी यहाँ आ गया और ए कहाँ चला गया, ऊपर। तो अब देखो, अब इसका भी बेस ले लो, पिछले बार बेस लिया था तो वैसे बेस ले लो, समझ गए। तो अब इसका बेस ले लो, क्या बेस आ रहा बताओ आप, ये पेन सेलेक्ट कर देता हूँ मैं एक बार, फिर आपको सब कुछ ले लेंगे, बेस वेस बेबी को भी ले लेंगे, आपका हो गया ठीक है। आपके घर के बाहर खिड़की से भी झांक लेंगे, आप बुलाओ तो सही। अब देखो अब इसका छोटे वाला त्रिभुज का बेस क्या है, ये सी डी है या डी सी है, ये आ गया डी सी अपॉन, अब इसका कर्ण क्या है, बी सी लेते हैं, कर्ण क्या है, बी सी। अब देखो इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो इसका आधार क्या है, देखो आप बी सी है, नीचे मैंने लापा घुमा दिया था, ये बी सी हो गया। तो और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो बी सी गुणा बी सी, इसको वज्र गुणा कर दो, बराबर डी सी इंटू, इसको वज्र गुणा कर दो आपस में, वैसे आपको करना आता होगा, डी सी इंटू ए सी। अब देखो यहाँ बी सी गुणा बी सी 2 बार आ गया, तो बी सी का क्या कर दो, स्क्वायर, बराबर डी सी, ये डी सी इंटू ए सी आ गया। ये समीकरण आगे 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या कह रहे, समीकरण 1 क्या कह रहे थे आप देखो पीछे, समीकरण 1 क्या कह रहे थे, देखो ये देखो समीकरण 1 देखते हैं पीछे,
ये देखो समीकरण एक क्या कह रही थी, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। ठीक है, समीकरण एक अपने को कह रही है ए बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। और समीकरण दो क्या कह रही है, बी सी स्क्वायर बराबर डी सी। डी सी इंटू ए सी। अब इन दोनों को समीकरण को जोड़ दो, ये ए सी आ गया, ये भी आ गया ए सी। अब देखो इन दोनों समीकरणों को जोड़ा तो क्या आया, ये तो आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर क्या आया, ए डी, ये बिट कैसे रहा, ए डी इंटू ए सी प्लस, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा बढ़ गया तो मैं मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब प्लस में क्या आएगा आप बताओ, जल्दी से बताओ। ए डी इंटू ए सी आ गया और डी सी इंटू क्या आ गया, ए सी आ गया। अब देखो ए सी दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी ए सी है, ठीक है, समझ गए, ए सी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ ए डी प्लस डी सी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें इस त्रिभुज को देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है ए डी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है डी सी। अब ए डी प्लस डी सी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इस पूरी लाइन के बराबर हो जाएगा नहीं, तो इस ए डी प्लस डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी गुणा ए सी लिख सकते हैं इस पूरे की जगह। और यहाँ पर अपने बराबर में था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये अपने सिद्ध हो गया कि ए सी का ए सी दो बार आ ए सी स्क्वायर हो गया, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ था अपना पाइथागोरस प्रमेय इतने सिद्ध हो गया। तो समझ गए, तो आज तक तो अपने पाइथागोरस के सवाल किए थे, आज अपन पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना चाहते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। अब पाइथागोरस प्रमेय पर सवाल करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को अपने सिद्ध करना जान लिया, तो आप एक दो बार करोगे इसको, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग मान को उसको समरूप बना के आगे बढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक आध और थर्म करते हैं, जिससे आज अपन समरूपता का पूरा खत्म ही कर देते हैं। आपके एग्जाम में इसके बाहर कोई कुछ नहीं जाएगा। तो अगला पार्ट लेते हैं, एक और प्रमेय लेते हैं, जिसमें दो त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा, वैसे सवाल किए होंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे होशियार है वो, आप भी पढ़ रहे होंगे। तो अब अपन इसको सिद्ध करेंगे कि त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आगे बढ़े, तो चले देखो दो त्रिभुज ले लेते हैं, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज मैंने बता दिया कैसे होते हैं, दो समरूप त्रिभुज ले लिए, ये मान लो ए बी सी, और ये आपको दिख रहा है ए बी सी और डी एफ क्या है, दोनों समरूप त्रिभुज है। समझ गए, अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ले लेंगे, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के। तो अपने को सबसे पहले आज तक किया था वैसे क्या करना है, क्या गिवन दे रखा है, ये लास्ट पर में इस पार्ट का, कि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो अपने को क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ, ये अपने को क्या दे रखा है, गिवन है कि नहीं। और अपने को सिद्ध क्या करना है बताओ आप, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो इसकी भुजा क्या होगी, ए बी, संगत भुजाओं का, तो ए बी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, डी। तो इनकी भुजाओं का, ए बी का संगत भुजा डी ले लो, तो इनका क्या ले लो, वर्ग ले लो। उसी प्रकार बी सी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ई एफ हो जाएगा, तो इनकी भी क्या ले लो, संगत भुजा। उसी प्रकार ए सी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ये ले लो ए सी, और इसकी संगत भुजा डी एफ। तो इसका क्या हो जाएगा आपस में इसका। तो ये अपने को सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों के बराबर होता है। तो अपन हमेशा की तरह रचना करेंगे,
इस वाले चैप्टर में आज तक रचना की थी। रचना कैसे करते बताओ? रचना हमेशा अपन लंब डाल के की, परपेंडिकुलर डाल दो। तो लंब डालने से क्या होगा? त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब जैसे इस पर लंब डालते हैं तो मैं लंब डाल के देखो कि ए से यहाँ पर लंब डाला, यहाँ एल मान लो, और डी से इस पर लंब डाल दो तो ये यहाँ पर मान लो एम आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो लंब डाल दिया और अपने को पता है ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, एबीसी और डी एफ कैसे हैं बताओ? समरूप त्रिभुज है। अब लंब डाला वो लिख दो। तो ए एल लंब किस पर है? ए एल लंब है बीसी पर लंब डाला, और लंब कहाँ डाला? डीएम लंब डाला। लंब क्यों डाला? मैंने आपको पहले बताया, जब त्रिभुजों को क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए लंब चाहिए होते हैं। तो डीएम लंब डाला किस पर? ई एफ पर लंब डाला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट हमेशा की तरह क्या कहता है? प्रूफ कहते हो। ये देखो उपपत्ति वाला देख लेते हैं पार्ट। उपपत्ति वाला कैसे निकालते हैं बताओ? अब ये त्रिभुज ले लो, पहले त्रिभुज ए बी सी ले लो, वो त्रिभुज डी ई एफ। अब देखो समरूप त्रिभुज है तो इनके कोण आपस में क्या बराबर है? ए बराबर कोण हमेशा क्या होगा? समरूप त्रिभुजों के कोण आपस में क्या होते हैं? डी। दूसरा कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण किसके हो जाएगा? कोण, ये आपको पता है त्रिभुज समरूप होते हैं, इनके कोण बराबर होते हैं। नहीं, मैंने अभी आपको बताया था कोण सी बराबर कोण क्या हो जाएगा? एफ। एफ हो जाएगा सी बराबर। तो ये इनके कोण बराबर होते हैं समरूप त्रिभुजों के। और क्या बराबर? अगर कोण बराबर होते हैं तो मैंने पहले समरूपता शुरू करते ही बताया था, अगर त्रिभुजों के कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? बराबर। तो इसका मतलब अगर इनके कोण बराबर है तो अब देखो भुजाओं का अनुपात ले लो, तो ए बी अपॉन डी, भुजाओं का अनुपात कोण बराबर है, समरूपता में आपने पढ़ा होगा। बी सी अपॉन क्या आएगा? ये देखो ई एफ ले लो। ए सी अपॉन क्या रहेगा? ये ले लो डी एफ। ये बराबर होता है, इसको दे दो समीकरण 1। क्या तक आपको क्लियर है गाइस? कोई डाउट है तो बोलो। कुछ नहीं किया, लंब डाल के समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उनकी भुजाओं के वर्गों को निकाल लेंगे। तो अब देखो एक त्रिभुज ले लो, यहाँ पर ले लो, मैं आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो त्रिभुज ए एल बी, वो त्रिभुज ए एल बी, वो डी एम ई में याद आधे त्रिभुज लेते हैं। ए एम ई कौन सा? मतलब ये वाला त्रिभुज, और डी एम ई मतलब ये वाला त्रिभुज। अब इन त्रिभुज में देखो कोण बी बराबर कोण ई अपने को दे रखा है, क्योंकि त्रिभुज समरूप है। कोण बी बराबर कोण ई, ये अपने को दे रखा है। दे क्यों रखा है? ये दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है, क्योंकि त्रिभुज कैसे है? समरूप है। अब बताओ कोण ए एल बी बराबर कोण डी एम ई हो जाएगा। ए एल बी मतलब समझ गए, ये कोण, ये ए एल बी मतलब ये वाला कोण, और डी एम ई मतलब ये वाला कोण मिला है। ये बराबर होंगे। क्यों होंगे बताओ आप? ए एल बी बराबर कोण डी एम ई, ये कोण आपस में बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये 90 डिग्री है दोनों। 90 डिग्री कैसे हुए? क्योंकि रचना से अपने 90 डिग्री लंब डाला, तो ये कोण क्या हो गए? 90 डिग्री। अब देखो दो कोण बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज भी आपस में क्या हो गए? समरूप हो जाएंगे। अगर डबल ए से हो जाएगा, अगर दो कोण बराबर, एंगल मतलब दोनों कोण समरूपता से पता पड़ जाएगा। अतः त्रिभुज त्रिभुज ए एल बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी एम ई के, ये डी एम ई के समरूप हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो ये छोटे वाले त्रिभुजों को समरूप कर दिया। अब समरूप हो जाएंगे, अपने को पता है कि अगर इन त्रिभुजों को दोनों समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समांतर होगा। तो अगले पेज पर अपन देखते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। ये एल था, ये एम था, ये दोनों त्रिभुज छोटे, ये वाला त्रिभुज क्या हो गए थे? समरूप हो जाए, तो इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। तो ए एल अपॉन डी एम बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन डी। ये आपको समझ में आ गया? इसको समीकरण दे दो। अब समीकरण 1 से आप देखो, समीकरण 1 से क्या था? आप देखो समीकरण 1 से मैं बताऊँ। समीकरण 1 में क्या था कि ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर था। और ये तीनों भुजाएं किसके बराबर है? और अपने को पता है ए बी अपॉन डी, अभी अपने समीकरण 2 से निकाला, तो ये किसके बराबर हो गया बताओ? ए एल अपॉन
डी एम के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये इसके बराबर है और ए बी अपॉन डी सबके बराबर है, इसका मतलब ए एल अपॉन डी एम भी सबके बराबर है। तो अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर किसके हो जाएगा, ए एल अपॉन डी एफ। समीकरण 1 और 2 से अपने को पता पड़ गया, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। अब देखो, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। अब इस त्रिभुज का क्या करो, क्षेत्रफल, एबीसी का त्रिभुज। अब ना अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अपने क्षेत्रफलों का अनुपात ही पूछा है, तो इसका क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई मैंने पहले बताया था, तो आधार इसका क्या है, ए बी सी का, बी सी इंटू ऊंचाई क्या है, ए एल है। समझ गए। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा था बताओ, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। ये एबीसी का ज्ञात कर लिया। अब देखो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर देंगे। इसका क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है इसका, आधार है इसका ई एफ इंटू ए एल। अब देखो, इसको समीकरण 3 दे दो, इसको समीकरण 4 दे दो। अब समीकरण 3 भाग 4 कर दो, समीकरण 3 बटा समीकरण 4। तो मैं सीधा ही भाग दे दूँ समीकरण 3 में, आप एक लाइन और ऐड करके भाग दे दोगे, तो यहाँ पर मैं सीधा ही भाग देता हूँ। चलो आगे दे देता हूँ सीधा, क्या अब सीधे लिख देते, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब देखो, ये था 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एल। अब इसमें भाग दे देते हैं 1/2 गुणा ई एफ इंटू डी एम। अब देखो ए एल डी एम था, इसका डी एम था ना। अब क्या वीडियो पे पढ़ाते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक तो हो जाती है कैलकुलेशन, तो क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें तो क्या बच्चे बोल देते हैं। अब यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं और घर वाली अभी तक मेरी है नहीं, तो अभी क्या आपको हैंडल करना पड़ेगा, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो ए एल अपॉन डी एम किसके बराबर है, ए एल सबके बराबर है। मैंने आपको बताया था समीकरण ये ए एल अपॉन डी एम सबके बराबर, तो ये बी सी अपॉन ई एफ के भी बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ को 2 बार लिख सकते हैं, ये तो एक तो है ही, और ए एल अपॉन डी एम भी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। तो ये त्रिभुज ए बी सी और डी एफ का क्षेत्रफल आ गया। ये किसका आ गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ये ऊपर लिखा हुआ वैसे बोलिए, तो ये इसके बराबर आ गया। और एक चीज़ ये 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब अपने को एक चीज़ और पता है, आगे लिख दो, परंतु अपने को पता है त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर आ गया। और अपने को ये भी पता है, तो ए बी अपॉन क्या है, बी सी है, बराबर क्या है, ए बी अपॉन बी सी नहीं, ए बी अपॉन ई एफ। ए बी अपॉन ई एफ अपने को पता है, बराबर बी सी अपॉन ए बी अपॉन डी। फिर से गड़बड़ हो गया, ए बी अपॉन डी करो, ए बी अपॉन डी हो गया, बी सी अपॉन ई एफ बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। ये बराबर है, तो इनके एक के बराबर होगा तो ये सब के बराबर हो गया। अतः अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है, इन सब भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, एक के बराबर है। ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी, इसका स्क्वायर कर दो, बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, इसका स्क्वायर कर दो, बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन
डी एफ, तो इसका भी स्क्वायर को, यही अपने को सिद्ध करना था। तो ये भी बहुत ही आसान है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था इस तरह के सवालों में, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों, दो अलग, पहले दोनों त्रिभुज लिए, इनकी भुजाओं को आपस में बराबर किया था, आप देख ही रहे हैं। अब छोटे वाले त्रिभुज लिए, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया, फिर उनकी क्या कर दिया, भुजाओं का अनुपात ले लिया, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, आगे इनकी भुजाओं का अनुपात ले लिया। आगे देखो आप, भुजाओं का अनुपात ले लिया, आपको समझिए भुजाओं का अनुपात ले लिया, ए एल अपॉन डी आएगा, ए बी अपॉन डी क्या, और ये भुजाएं सबके बराबर है, तो ए एल अपॉन डी एम भी क्या होगा, सबके बराबर होगा। उसके बाद दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दिया, ए बी सी और डी एफ का क्षेत्रफल निकाल के आपस में क्या कर दिया, भाग दिया। क्षेत्रफल निकाला तो ए एम अपॉन ए एल अपॉन डी एम आया, फिर से वो अपने को पता है किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, क्योंकि ए एल अपॉन डी एम अपन ज्ञात कर चुके हैं, सबके बराबर है, तो बी सी अपॉन ई एफ के भी बराबर होगा। तो ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। तो ये ए के बराबर है, तो सारी भुजाएं बराबर है अनुपात में आपस में, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबके बराबर। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा प्रमेय है, ये आ सकता है आपके, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अपन एक दो न्यूमेरिकल कर देंगे जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक न्यूमेरिकल कर देते हैं इस पर, ये देखो, ये न्यूमेरिकल देखो, आप पढ़ लो। ये दो त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज का नाम ले लो, कोई नाम दे दो, कोई ए बी सी मान लो, ये ए बी सी है, ये त्रिभुज ले लो ए बी सी, और ये त्रिभुज ले लिया डी ई, और ये एफ त्रिभुज हो गया। अब देखो क्या दे रखा है इनके, ये समरूप त्रिभुज है, तो इनके क्षेत्रफल दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, ए बी सी का 64 दे रखा है, डी एफ का कितना दे रखा है, 121। तो इस तरह का सवाल जब भी आ जाएगा आप कर दोगे, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल क्या बताओ, तो मैंने आपको बताया था अभी, सबसे पहले पर में पढ़ा था कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है बताओ आप, इनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर। और अपने को एक भुजा दे रखी, कौन सी दे रखी है, ई एफ कितने दे रखी है, 15.4। तो अपन सारी भुजाएं नहीं लगी, इसके जो संगत भुजा है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके संगत भुजा कौन सी भुजा होगी, ये। तो अब अपन क्या, कौन सी भुजा लेंगे, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ये ले लेंगे। और ये सबसे पहले आपको लिखना है, हम नहीं जानते तो भी सबसे पहले ये छोटा मोटा सवाल आएगा, शुरू करने से पहले लिख दोगे कौन सा प्रमेय से, कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, ये चीज़ आप लिख दोगे। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख दो। अब इसका मान रखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, ये देखो 64 दे रखा है, इसका मान कितना है, 121 दे रखा है। बीसी अपने को पूछा है, ये कितना दे रखा है, 15.4, इसका वर्ग है। अब देखो, अब जब भी यहाँ से वर्ग हटाते हैं इधर क्या लगता है, रूट लगता है। तो अब देखो ये 64 आ गया, ये 121, वर्ग स्क्वायर हटता तो आपको पता है इधर फ्रेंड्स रूट लगता है। तो ये क्या आ गया, बी सी अपॉन 15.4। अब देखो 64 का रूट लिया तो कितना आ गया, सॉल्व करो इसको, 64 किसका होगा, 8 64, और 11 इंटू 11 बराबर बी सी इंटू 15.4। अब इसको वज्र गुणा कर दो, 8 को गुणा कर दो 15.4 से, बराबर 11 इंटू बी सी। अब 11 को नीचे भेज दो, तो आगे अपन सॉल्व कर देंगे। तो ये 8 इंटू 15.4, 11 नीचे चला जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, बी सी। पॉइंट हटा तो 1 0 लग गया, 10 आ गया, 11 1 11, 4 4, 11 चौक 44, 14 इंटू 4 112। तो बी सी आ गया 11.2 सेंटीमीटर। तो ये इस सवाल का उत्तर है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। कई बार क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ सकते हैं। इस बार क्षेत्रफल दे के भुजा का अनुपात देखा, क्षेत्रफल दे के भुजा का अनुपात पूछा, और भुजा दे के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अलग अलग तरह से सवाल पूछ सकते हैं। तो एक और सवाल ले लेता हूँ जिसका आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक और सवाल इस पर बेस्ड ले लेता हूँ, आप देख लो। ये देखो एक सवाल हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी इस समरूप डी ई एफ है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अपने को पता पड़ गया यही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों वाला अनुपात लगाना है, समझ गए। अब देखो, तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को मान लो, त्रिभुज ये हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
जो अपन ने अभी किया था, अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोनों का? क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात, वर्गों के अनुपात। तो AB दे रखा है, AB अपॉन डी के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से देखो AB कितना दे रखा है, 2.2 दे रखा है, D कितना दे रखा है, 3.3। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, कई बार ये इसको 2.2 को 2 बार लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना कि 2.2 को 2 बार लिखा, 2.2 को फिर वापस 3.3, ऐसे सॉल्व करना। इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप गड़बड़ हो जाएगा। अब सीधा पॉइंट से पॉइंट हटा दो, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। अब 11 का भाग जा रहा नीचे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो अब स्क्वायर किसका करना है, 2/3 का स्क्वायर। तो ये 2 दूनी 4, 3 3 9 इस सवाल का उसके क्षेत्रफल का अनुपात। समझ गए? तो इस तरह से आज अपन सिमिलरिटी यानी समरूपता के सारे चैप्टर सारे अच्छे से थॉर में कर दिए, उस पर बेस सवाल कर दिए हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आने वाले वीडियो में अपन एडवांस तरीके से इसको करने के। आप तो आज तो आपने 10th क्लास के हिसाब से मैंने बेसिक तरीके से चीज़ को बताया। अब आगे मैं आपको साइन रूल से बताऊंगा, साइन रूल से आप सिमिलरिटी को कैसे प्रूव करते हैं, थेल्स थ्योरम को 2 सेकंड में कैसे प्रूव करते हैं, इस तरह के मैं आगे बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।